हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो बिगनर्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है किसी सेल के एक न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस होता है वो किसी एक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये सेंट्रली प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में या तो ये स्फेरिकल होता है या फिर ओवल होता है। तो न्यूक्लियस इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन in the year 1831। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रफ स्ट्रक्चर है किसी एक सेल का और ये है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी सेल। इंपॉर्टेंट component of any cell। Nucleus is centrally located। Centrally located। न्यूक्लियस या तो स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में या फिर ओवल होता है। इट मे बी spherical or oval in structure। और जो न्यूक्लियस होता है बाकी कंपोनेंट जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में लार्जेस्ट होता है साइज में। सो न्यूक्लियस इज लार्जेस्ट इन साइज। न्यूक्लियस इज largest in size। So nucleus is firstly discovered by Sir Robert Brown in the year 1831 and it is the most important component of any cell which is centrally located। It may be spherical or oval in structure। और जो न्यूक्लियस होता है ये बाकी कंपोनेंट के कंपैरिजन में सबसे बड़ा होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस होता है उसके जनरली चार इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस। And fourth one is chromatin network। chromatin network। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं जो सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल को एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है और उसको आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है और जो किसी भी सेल के अंदर का मटेरियल होती है उसको प्रिजर्व करके रखती है। उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है इसके पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं और इसके अंदर जो ये विस्कस सा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और जो ये स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। So firstly we will discuss about nuclear envelope। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर एनवेलप भी लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप में एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो हमने न्यूक्लियर एनवेलप में क्या देखा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, inner membrane और पेरीन्यूक्लियर स्पेस।
पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। ये हमारे पास रफ स्ट्रक्चर है सेल का, ये न्यूक्लियस है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। और यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। So nuclear pore help in transportation of substances between cytoplasm and nucleus. So nucleopore helps in transportation of substances between nucleus and साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसमें न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब एक थिक फ्लूइड होता है एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे ये हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये एक थिक फ्लूइड होता है जो बाहर से कवर होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। सो इट इज विस्कस फ्लूइड enclosed by nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप और इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क। एंजाइम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो एक विस्कस फ्लूइड होता है एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंटेन एंजाइम्स, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो हमारे पास नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियोलस होते हैं या तो ये किसी सेल में एक प्रेजेंट होता है या फिर मोर देन वन और मोर देन वन। ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो किसी न्यूक्लियस में या तो एक प्रेजेंट होता है या फिर एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है और ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क ये न्यूक्लियो
साइटोप्लाज्म में ये जो पूरा इंटेंगल पोर्शन है ये हमारे पास है क्रोमेटिन नेटवर्क। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई थ्रेड होता है, वो किसी एक रील में होता है, जब हम उसको निकालते हैं और मतलब बहुत ज्यादा एक मास इकट्ठा हो जाता है तो आपस में वो उलझ जाता है। तो उसी तरह ये भी न्यूक्लियस में एंटेंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब उलझी हुई फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, इट इज एंटेंगल मास ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। entangled mass of chromatin fiber। ये क्रोमेटिन फाइबर उस वक्त होते हैं जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, पर जब सेल डिवीजन होता है तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब सेल डिवीजन की जरूरत पड़ी क्यों रही है? जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक छोटा बेबी है, अगर उसे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसकी बॉडी में होता है सेल डिवीजन। अब जैसे सेल डिवीजन 2 से 4 सेल्स बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी और 8 से बनेगी 16 सेल। इसीलिए जब दो मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तब ये ऐसे एंटेंगल ही प्रेजेंट होता है। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे फॉर्म्ड ए कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम होता है, और जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो ये एंटेंगल मास ऑफ क्रोमेटिन फाइबर ही रहता है। So during cell division, it formed condensed rod shaped structure known as chromosome। तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो एंटेंगल मास ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होता है, और ये होता है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है। पर जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये कंडेंस्ड रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम क्रोमोसोम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम होते क्या है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये मिलकर बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? हिस्टामिन प्रोटीन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। जैसे कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में कुछ कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। वो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन किस वजह से होता है? वो होता है जीन की वजह से। तो जीन को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटीरियल, और क्रोमोसोम होते हैं हेरिडिटरी व्हीकल। तो हमारे पास
जो जीन्स होते हैं वो होते हैं हेरिडिटरी मटेरियल और क्रोमोसोम है हेरिडिटरी व्हीकल, क्योंकि क्रोमोसोम ही जीन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो हमने क्रोमोसोम में क्या देखा, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनविजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये मिलकर बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन होती है जो हेल्प करती है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो जीन है उसे हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, और हेरिडिटरी मटेरियल इज कैरिड बाय हेरिडिटरी व्हीकल। हेरिडिटरी व्हीकल हम कहते हैं क्रोमोसोम को। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सो इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, और डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो होता है जीन। सो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन। स्टोर हाउस ऑफ जीन। और जो जीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो इट हेल्प्स इन transmission of characters। और जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस होता है इसमें फॉर्मेशन होती है राइबोसोम्स की। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम कहाँ फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोलस में। तो जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का, और ये होता है स्टोर हाउस ऑफ जीन। इट ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। तो जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसके चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये इसकी आउटर मोस्ट कवर होती है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, और जो न्यूक्लियस होता है ये या तो एक नंबर में प्रेजेंट होता है या फिर एक से ज्यादा, और ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये एंटेंगल मास होता है क्रोमेटिन फाइबर का। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर रॉड शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है जीन, विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।